Hello everyone, I hope all is well at your side. Myself Gaurav Kumar. Today we will start the discussion over federalism for class 10th civics. But in this video, we will main focus will be on the features of Indian federalism. This question is very important, the features of Indian federalism from the board's point of view. Generally 5 नंबर में ये सवाल आता है. 2018, 2019 उससे पहले भी कई बार हुआ है. And this question is very easy. So just see the video and you will be comfortable with this question. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म की, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं संघवाद. पिछले चैप्टर पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था एक मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग विच इज नोन एज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. Under the vertical division of power, government shares its power with different levels, that is central, state and the local government. ठीक है, तो जो vertical division of power का मॉडल है पावर शेयरिंग का, उसको हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं. तो इसी तरह हम कह सकते हैं उस डेफिनेशन से that federalism is a multi-level government where government divides its power between different levels, that is central level, state level and local level. Now come to the features of federalism. आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल नेशन बनाते हैं. लेट्स कम टू फर्स्ट पॉइंट. 2 or more level of the government. Yes, in India, as we have discussed, one of the most important feature of federalism is that it comes in the definition, it is a multi-level government. तो एक से ज्यादा स्तर सरकार के होंगे. तो हिंदुस्तान में इन इंडिया यस वी हैव 3 levels of the government. We have multi-level of government. For example, central government, state government and local government. This is the first feature. Next, a written constitution. क्योंकि जब भी कहीं पे मल्टी लेवल गवर्नमेंट होगी, एक से ज्यादा लेवल जो सरकार के होंगे, तो कौन सा सरकार का हिस्सा क्या काम करेगा, ठीक है, तो उन सबको वो पावर कहां से मिलती है, संविधान में. उन सब की शक्तियां, उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल की गवर्नमेंट की, वो कैसे इलेक्ट होंगी, कौन उसका हेड होगा, कैसे वो पूरा काम करेगी, कार्यपालिका कैसे चलेगी, दैट इज लेजिस्लेचर, वो सारा लिखा होता है संविधान के अंदर. तो यस, इन इंडिया वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सरकार का कोई भी एक लेवल अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकता. अगर संविधान के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करना होता है तो उसके लिए हम दोनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव टू बी अग्रीड ऑन द वन पॉइंट. द नेक्स्ट वन इज सेपरेट जुरिस्डिक्शन और डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर मेकिंग लॉज. यस, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल गवर्नमेंट की, सेंटर और स्टेट की. अब इन दोनों मल्टी लेवल गवर्नमेंट में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा लेवल ऑफ द गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, किन विषयों पर कानून बना सकता है. और दूसरा कि उसके बनाए हुए कानून का जुरिस्डिक्शन, उनका जो लीगल ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब कि वो कहां तक लागू होंगे. ये हमें लिखा तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही होता है. तो ये एक प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए और ये प्रॉपर डिवीजन हिंदुस्तान में है 4 लिस्ट के माध्यम से. मेनली हम 3 लिस्ट बोलते हैं, चौथा रेजिडरी पावर होती है. हम 1 by 1 उसको डिस्कस करेंगे. पहला होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट एंड चौथा रेजिडरी सब्जेक्ट होता है. बट मेनली हम 3 लिस्ट में इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट. जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स. इन विषय पर केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई भी कानून नहीं बना सकता है. ये सारे विषय जो होते हैं ये हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं. दैट इज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्रीज, फॉरेन अफेयर्स. तो ये सारे जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा और ये यूनियन लिस्ट के पार्ट होंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट. नाम से पता चल रहा है स्टेट लिस्ट. तो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे मेंशन हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. ये ज्यादातर जो नियम और कानून जो विषय हैं ये लोगों के दिन प्रतिदिन के हमारे विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, एग्रीकल्चर एटसेट्रा. तो इन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट.
Then we have another list, that is concurrent list. The subjects which are mentioned in the concurrent list, both government, both central government and state government, they both can make laws on them, but there is a exception. But at the time of conflict, the decision of the central government will be accepted. अब पूछोगे ऐसा क्यों? मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो लागू किए जाएंगे, माने जाएंगे। इसका कारण ये है कि भारत के अंदर जो संघवाद, जो फेडरलिज्म है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। दरअसल दो तरीके होते हैं, दो टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, वन इज कमिंग टुगेदर, वन इज होल्डिंग टुगेदर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कमिंग टुगेदर के अंदर जो होता है सेंटर और स्टेट बराबर पावरफुल होते हैं, और होल्डिंग टुगेदर में सेंटर इज मोर पावरफुल देन दी स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इस कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन होते हैं उस पर दोनों कानून बना देते हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल बात मानी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉज, फॉरेस्ट, ड्रग्स एटसेट्रा। ये जो फोर्थ की हम बात कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द रेजिडुअरी पावर। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में नहीं है। ये हम कह सकते हैं जब संविधान बनाया गया था तो उस समय इन तीनों लिस्ट का बंटवारा किया गया था। तो ये जो सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो उस समय हमें इतनी इंपॉर्टेंस के नहीं लगे, या हमें नहीं लगा कि हमें इन पर भी कानून बनाने की आवश्यकता है, तो वो इन तीनों लिस्ट में से किसी का हिस्सा नहीं है। तो जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम नए ऐसे इश्यूज हमारे सामने आते रहे जिनके लिए हमें कानून बनाने की आवश्यकता है जिन विषयों पर, तो हमने उनके लिए एक नई कैटेगरी स्टैब्लिश की, दैट इज नोन एज रेजिडुअरी सब्जेक्ट। एंड यस, द सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द रेजिडुअरी सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन दीस सब्जेक्ट्स। For example, software, hardware, etc. Now let's come to the next feature of division of revenue between different levels of the government, or you can say between both levels of the government, that is center and state. अब हमने पूरा देखा कि भाई एक सरकार के अलग अलग हिस्से हैं, वो कानून बनाएंगे, सरकार चलाएंगे। तो ये सारा काम करने के लिए हमें पता है कि हर सरकार के हर स्तर को वहाँ पे ऑफिशियल भी काम करेंगे। ऑफिशियल काम करेंगे तो उनको सैलरी चाहिए होगी। तो इन सारे कामों को नियमित रूप से चलाने के लिए एवरी गवर्नमेंट नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आएगा? सरकार अपनी इनकम से लेगी, और सरकार की इनकम क्या होती है? रेवेन्यू, टैक्स जो हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों टैक्स होते हैं इनका बराबर इक्वल बंटवारा किया जाता है आवश्यकताओं के अनुसार दोनों लेवल के बीच में, और ये सारा का सारा जो बंटवारा होगा दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत आवश्यक होता है एक फेडरलिज्म के अंदर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सुप्रीम जुडिशरी और जुडिशियल अथॉरिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जब मल्टी लेवल गवर्नमेंट है, जुरिस्डिक्शन है, रेवेन्यू का इशू है, तो ऐसा कई बार होता है कि सारी चीज इतनी स्मूथली नहीं चलती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखे होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि या तो सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स दैट इज लाइक स्टेट्स गवर्नमेंट, उन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कई बार देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नदियों के पानी के बंटवारे को लेके। ठीक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बहुत समय तक उलझे रहे हैं और हमेशा रहते हैं। तो इस तरह के जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे एक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वेदर इट इज अमंग दी बिटवीन दी सेंटर और स्टेट वर्सेस स्टेट, तो उसको निपटारा करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए देयर शुड बी अ हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जिसकी बात सब मानेंगे। एंड इंडिया, यस, दैट इज वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट। So therefore, on the basis of all these features, we can say that India is a federal nation. Thank you.